आज हम लोग आरबीसी काउंटिंग के मैनुअल और ऑटोमेटिक मेथड दोनों को देखेंगे। ऑटोमेटिक मेथड में हम लोग उसका बेसिक प्रिंसिपल को देखेंगे और मैनुअल मेथड को हम लोग डिटेल से देखेंगे आज। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया इस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मैं आगे जो फर्दर वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। तो देखिए, आरबीसी काउंटिंग के तीन मेथड जनरली होते हैं। सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग मेथड या इम्पिडेंस मेथड इसको बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आरबीसी को क्या किया जाता है कि आपको फ्लो कराया जाएगा, किसी भी आपको वो आपका जो मशीन है उसमें फ्लो कराया जाता है, मतलब कि उसमें डाला जाता है। तो फिर क्या होता है कि दोनों साइड इलेक्ट्रोड लगा होता है और इससे जो है आपका करंट फ्लो होगा। तो इससे जो फ्लो होगा तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपका जो है एम्पलीट्यूड आएगा। तो जितना आरबीसी यहाँ से क्रॉस करेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जितना भी आरबीसी क्रॉस करेगा उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड बनेगा। जो बड़ा आरबीसी है उसका बड़ा एम्पलीट्यूड बनेगा और जो छोटा है उसका छोटा एम्पलीट्यूड बनेगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कितना नंबर ऑफ आरबीसी क्रॉस किया है। और ये जो है जनरली यूज किया जाता है मेथड, इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग मेथड जो है जनरली यूज किया जाता है हॉस्पिटल्स वगैरह में, क्योंकि वहां पे सैंपल साइज या सैंपल जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। ठीक है। फिर दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड आपको जो है फोटो इलेक्ट्रिक काउंटिंग मेथड है, या इसको लेजर मेथड भी बोलते हैं, लेजर ऑप्टिकल मेथड भी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग मेथड को हम लोग कहीं कहीं अवॉइड भी किया जाता है। जैसे कि अगर एनीमिया का केस रहता है तो वहां पे अवॉइड किया जाता है, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि आरबीसी का जो काउंट नंबर है वो कम आता है। तो वहां पे फिर से हम लोग मैनुअल परफॉर्म करते हैं और उसको क्रॉस चेक किया जाता है। ठीक है। तो अगर ये फोटो इलेक्ट्रिक काउंटिंग मेथड की बात करें तो ये लेजर ऑप्टिकल मेथड भी इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, आरबीसी के सरफेस से क्या होगा कि लेजर लाइट पास होगा और यहाँ पे स्कैटरिंग होगा। जितना ज्यादा स्कैटर्ड होगा लाइट यहाँ से, तो उतना ही आपको वैल्यू, आपको आरबीसी का वैल्यू जो है आप यहाँ से रिप्रेजेंट या डिनोट कर सकते हैं। अब जो थर्ड ये मेथड क्या आता है, हीमोसाइटोमीटर या न्यूबर्ग चैम्बर मेथड भी इसको बोलते हैं। इसमें देखिए, हीमोसाइटोमीटर से क्या क्या का काउंट होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ईस्ट सेल का भी काउंट हो सकता है, फंगल स्पोर का भी काउंट हो सकता है और स्पर्म्स का भी काउंट हो सकता है ये हीमोसाइटोमीटर से। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है। तो देखिए कैसे परफॉर्म किया जाता है। पर्पस इसका क्या है कि हम लोग जो आरबीसी काउंट कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। तो हम लोग की बॉडी में आरबीसी का कंसंट्रेशन कम है या ज्यादा है, यानी कि हम लोग का बॉडी में अगर जो आरबीसी का नॉर्मल कंसंट्रेशन है उससे अगर ज्यादा हो गया, यानी कि मोर देन 6.5 एम पर एम क्यूब जो है, 6.5 मिलियन पर एम क्यूब अगर हो गया हो, तो उसको जो है क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को इरिथ्रोसाइटोसिस या पॉलीसाइथीमिया बोला जाता है। लेकिन इरिथ्रोसाइटोसिस या पॉलीसाइथीमिया में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है कि आपका आरबीसी के साथ साथ डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन और जो अदर कंस्टिट्यूएंट है उसका भी इंक्रीज होता है। लेकिन जो इरिथ्रोसाइटोसिस है, तो इरिथ्रोसाइटोसिस में क्या होता है कि ओनली मास नंबर ऑफ इंक्रीज इन आरबीसी, यानी कि यहाँ पे आरबीसी का बस ओनली इंक्रीज होता है। तो ये डिफरेंस है। कहीं आपसे कोई पूछे तो ये आप बता सकते हैं, इरिथ्रोसाइटोसिस और पॉलीसाइथीमिया का डिफरेंस आप बता सकते हैं। फिर जो है और क्या हो सकता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि आरबीसी का जो आपका नंबर है वो हो सकता है कि नॉर्मल नंबर से बहुत ज्यादा कम हो जाए, यानी कि लेस देन 3.5 मिलियन पर एम क्यूब जो है हो जाए, तब भी आप लोग जो है इसको परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है। और इसका देखिए क्या है कि आरबीसी जो है आपका ब्लड में इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो नॉर्मली इसको काउंट कर पाना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, डाइल्यूट किया जाता है। और डाइल्यूट इसको कितना किया जाता है, न्यू डाइल्यूट किया जाता है आपको 1:200 टाइम्स जो है इसको डाइल्यूट किया जाता है। और डाइल्यूट जो किया जाएगा तो उसके बाद क्या, इसके लिए जो फ्लूइड यूज होता है, तो कॉमनली जो है हेमेंस फ्लूइड जो है आपको यूज किया जाता है डाइल्यूट करने के लिए। नॉर्मली हम लोग हेमेंस फ्लूइड यूज करते हैं, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड होते हैं लेकिन नॉर्मली ये यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी जो है नॉर्मल सेलाइन का भी यूज किया जा सकता है। 0.85% ऑफ नॉर्मल सेलाइन जो है आपका यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या दिक्कत है, ये जो है कभी कभी रॉलेक्स फॉर्मेशन कर देता है और ये जो है एरर इन रिजल्ट दे सकता है, यानी कि रिजल्ट इसका जो है गड़बड़ आ सकता है। तो इस कारण से इसको अवॉइड किया जाता है। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो हेमन फ्लूइड से जो है आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आपको इसके कंस्टिट्यूएंट को मैं आगे डिस्कस करता हूँ।
देखिए आपको रिक्वायरमेंट क्या-क्या होगा, तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो विदाउट आपको आरबीसी पिपेट का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? आरबीसी पिपेट का आपको ज़रूरत नहीं होगा। हम लोग डायरेक्ट जो है पाइपेट, जो नॉर्मल पाइपेट होता है, उससे हम लोग आरबीसी का काउंट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग को करना क्या है कि सबसे पहले क्या करना है कि ब्लड सैंपल आपको लेना है। तो ब्लड सैंपल आप लोग क्या लेंगे कि कैपिलरी या ऑक्सिलेटेड एंटीकोगुलेंट स्पेसिमेन आपको होना चाहिए, ठीक है? ऑक्सिलेटेड होना चाहिए, ये ध्यान रखिए यहाँ पे। फिर आपका जो है आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड होना चाहिए, और आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड में जो है मेनली जो है हेमन्स फ्लूइड आपको लिया जाता है। हेम्स फ्लूइड जो है आपको जनरली लिया जाता है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो मर्क्यूरी क्लोराइड होता है 0.25 ग्राम तक होता है, सोडियम सल्फेट जो है 2.50 ग्राम तक होता है, सोडियम क्लोराइड जो है आपका 0.50 ग्राम तक होगा। डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो 100 ml तक होता है, और पीएच की बात करें तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड को रखा जाता है, और पीएच जो है 5.9 तक जो है इसका पीएच रखा जाता है। अगर और भी जो डिफरेंट डिफरेंट आपको आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड हो सकते हैं, उसमें देखिए क्या क्या हो सकता है। ट्राइसोडियम सिट्रेट जो है 3.8 ग्राम तक का हो सकता है, फॉर्मलिन इसमें जो है 1 ml हम लोग लेंगे, और डिस्टिल्ड वाटर 99 ml तक का हम लोग लेंगे। फिर आपको इसमें और क्या ले सकते हैं डिफरेंट आरबीसी फ्लूइड, आप क्या बना सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड 40% फॉर्मल्डिहाइड का 10 ml लीजिए, और ट्राइसोडियम सिट्रेट का 3% ट्राइसोडियम सिट्रेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का आप लोग 990 ml जो है लेकर के आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड बना सकते हैं। फिर आप जो फिजियोलॉजिकल सेलाइन यानी कि जो नॉर्मल ये आपका NaCl का 0.85% जो है, NaCl भी अगर आप लीजिएगा तो ये भी आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड के तरह काम करता है, लेकिन ये कभी जो है क्या है, रॉलक्स फॉर्मेशन कर देता है, इस चलते इसको अवॉइड किया जाता है। और जो है नॉर्मल आपको पाइपेट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? फिर हीमोसाइटोमीटर या इसको न्यूवक चैम्बर भी हम लोग बोलते हैं, गॉज या कॉटन का हम लोग यूज करेंगे इसमें। फिर आपका ग्रेजुएटेड पाइपेट का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर टेस्ट ट्यूब जो है आपको इसमें होना चाहिए, और उसके बाद फिर क्या है, कवर स्लिप का आप लोग यूज करेंगे। ये देखिए ये कवर स्लिप है जिसको कि ढका जाता है, न्यूबक चैम्बर पे जो है कवर स्लिप को ढका जाता है। और देखिए यहाँ पे ये जो है आपका इसका डेप्थ की बात की जाए तो डेप्थ की बात जो है, कवर स्लिप से ढकने के बाद जो डेप्थ आता है ये 0.1 mm तक का डेप्थ आता है, ठीक है? आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे देखिए क्या है कि प्रोसीड्यूर कैसे कैसे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग ये मैक्रो डाइल्यूशन से कर रहे हैं। अगर हम लोग आरबीसी पाइपेट का यूज करेंगे तो वहाँ पे उस मेथड को हम लोग माइक्रो डाइल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे मैक्रो डाइल्यूशन से कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3.98 ग्राम जो है आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड ले लेंगे। और ये किस में लेना है, आपको ट्यूब में लेना है जो कि क्लीन होना चाहिए, और उस पर कुछ जो खरोच वगैरह यानी कि ग्रीस फ्री होना चाहिए, ठीक है? खरोच वगैरह नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि 20 माइक्रोलीटर ब्लड स्पेसिमेन को लेंगे, 0.02 ml भी इसको बोल सकते हैं, और उसको क्या करेंगे, ये डाइल्यूटिंग फ्लूइड वाला जो ट्यूब था उसमें डाल देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद ये क्या हो गया, कुछ मिनट तक उसको मिक्स करेंगे, ठीक है? जेंटली उसको हिलाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि रेडी टू यूज हो जाएगा, और इसको क्या कर सकते हैं, न्यूबक चैम्बर पे हम लोग लोड कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूबक चैम्बर को क्या करेंगे, निकालेंगे बाहर, और उसको जो है आप पहले अच्छे तरीके से उसको साफ कर लेंगे। उसका जो आपका जो कवर स्लिट है उसको भी आप अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे, और न्यूबक चैम्बर है उसको भी अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे। न्यूबक चैम्बर में जो आपका जो लाइनिंग होता है उसको लेजर लाइट से डिजाइन किया गया है, ताकि वो उसमें कुछ भी आपका एरर ना हो और सही तरीके से वो दिखे, मतलब कि सही तरीके से उसमें काउंटिंग हो सके, ठीक है? अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि आप लोग लोड करेंगे इसको। तो लोड करने के लिए क्या करेंगे कि लोड करने के लिए सबसे पहले जो न्यूबक चैम्बर है उसको माइक्रोस्कोप पे सेट करेंगे, उसके ऊपर जो है आप जो कवर स्लिट रख देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे कि आप पाइपेट में 20 माइक्रोलीटर तक का आप ये जो आपका सैंपल है वो आप ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद धीरे से उसको अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोलीटर ही सफिशियंट होता है एक साइड को फिलअप करने के लिए। तो फिलअप कर देंगे इसको यहाँ पर 10 माइक्रोलीटर से, और यहाँ पे एक ड्रॉप ही जैसे ही हम यहाँ पे गिराएंगे ना, यहाँ पे एक ड्रॉप ही जैसे ही यहाँ पे डालेंगे इस कॉर्नर पे, तो ये क्या होगा, कैपिलरी एक्शन से ये पूरा का पूरा फिल होने का कोशिश करेगा। और ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे ओवरफ्लो ना हो। और यहाँ पे आप दूसरा सैंपल लोड कर सकते हैं, या फिर इसी सैंपल को आप इधर से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? फिर जो है हम लोग कैसे इसका नंबरिंग कैसे करते हैं, कैसे हम इसको काउंट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो लार्ज स्क्वायर्स है इसमें हम लोग का डब्ल्यूबीसी का काउंट होता है, और स्मॉल स्क्वायर्स में क्या होता है, आरबीसी का काउंट होता है। स्मॉल स्क्वायर्स ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आरबीसी का जो शेप है या साइज है
वो छोटा होता है WBC से। तो स्मॉल स्क्वायर्स को अगर हम लोग यूज करेंगे तो अच्छा से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं नंबर ऑफ RBC को। तो इस कारण से क्या किया जाता है, यहाँ पे स्मॉल स्क्वायर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको अगर हम लोग इनलार्ज करें तो ये क्या होगा कि यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 और 5 का जो है आपका ये 5 और 5 का यहाँ पे जो है आपका कॉर्नर्स बना हुआ है, स्क्वायर का आपका बना हुआ, और इसमें टोटल जो है आपको 5 जो है 4 ये लास्ट के कॉर्नर और एक जो मिडिल का आपको काउंट करना है RBC काउंट करने के लिए। ठीक है, अब इसका पैटर्न क्या होगा, ये जिगजैग पैटर्न में हमको फॉलो करना है ताकि जो एक भी RBC का चैम्बर, एक भी चैम्बर है या एक भी स्क्वायर है वो आपका छूटे नहीं। और इस काउंटिंग के समय में हमको क्या ध्यान देना है कि कोई भी एल शेप आप मान लीजिए, एल शेप या तो ये मान लीजिए या तो एल शेप आप ये मान लीजिए। ठीक है, तो अगर एल शेप हम ये वाला माने हैं, देखिए ये वाला एल शेप हम लोग माने हैं यहाँ पे, तो इसके लाइनिंग पे जितना भी आपको RBC आएगा, ये जो दिख रहा है आपको छोटा छोटा, ये RBC है, तो इसके लाइनिंग पे जितना भी RBC आएगा सबको हम लोग काउंट करेंगे। अगर हम इस लाइनिंग पे काउंट कर रहे हैं तो इस लाइनिंग पे जितना भी आएगा उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा और इस तरह से आप लोग को काउंट करना है। काउंट करने टाइम में आपको टोटल जो है लगभग 400 से लेकर के 600 ये सेल्स जो है आपको मिनिमम काउंट करना है ताकि आप लोग जो एक सही रिजल्ट को दे सकें। ठीक है, अब हम लोग काउंटिंग के फॉर्मूला के बारे में बात करें, कैसे हम लोग का फॉर्मूला कैसे हम लोग फॉर्मूला बता सकते हैं, कैसे क्या फॉर्मूला है उसका। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ RBC के लिए क्या फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ सेल्स इन 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर में हम लोग सेल्स को काउंट कर रहे थे। 80 स्मॉल स्क्वायर, 80 स्मॉल स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पे 5 स्क्वायर था। ठीक है, और एक में 16 आपका क्या था, 16 आपका स्मॉल स्क्वायर था। ठीक है, एक एक जो स्क्वायर था उसमें 16 स्मॉल स्क्वायर था, छोटा छोटा 16 स्मॉल स्क्वायर था। तो 5 इंटू 16 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 80 आ जाएगा। तो यहाँ 80 स्मॉल स्क्वायर में आप काउंट कर रहे हैं, इंटू डाइल्यूशन करेंगे और इंटू रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम यानी कि 1/, वॉल्यूम करेंगे। तो डाइल्यूशन हम लोग 200 टाइम कर रहे थे और यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो आपका कितना आ रहा है 1/50, मतलब कि वॉल्यूम का वैल्यू निकाल रहे हैं तो 1/50 आ रहा है, और अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि नंबर ऑफ RBC इंटू 200 यानी कि डाइल्यूशन इंटू 50 RBC पर माइक्रोलीटर। ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, क्यूबिक पर mm बोल सकते हैं, पर क्यूबिक mm भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ RBC इंटू इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आपका आ जाएगा अगर हम लोग क्यूबिक में लेंगे तो। ठीक है, अब देखिए कारण क्या है आपका एरिथ्रोसाइटोसिस, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ RBC क्यों हो सकता है, और जो है आपका लोअर नंबर ऑफ RBC यानी कि एरिथ्रोसाइटोपेनिया क्यों हो सकता है। एरिथ्रोसाइटोसिस की बात करें तो क्या क्या इसका कारण हो सकता है, सिगरेट स्मोकिंग हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, प्रॉब्लम विद हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यानी कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है जिसको कि ये डायरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और क्या हो सकता है, किडनी ट्यूमर हो सकता है, रीनल सेल सार्कोमा हो सकता है, फिर जो है लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल या हाइपोक्सिया के कारण से भी आपका एरिथ्रोसाइटोसिस हो सकता है, यानी कि हाई नंबर ऑफ RBC जो है हो सकता है। ये स्कैरिंग या थिकनिंग ऑफ लंग यानी कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस के कारण से भी आपका हो सकता है। बोन मैरो डिजीज जैसे कि पॉलीसाइथीमिया वेरा के कारण से आपका हो सकता है। और क्या है कि टेकिंग ऑफ सम ड्रग जैसे कि जेंटामाइसिन और मिथाइल डोपा, इसको लेने से भी आपको ये RBC का जो नंबर है वो बढ़ सकता है। फिर एरिथ्रोसाइटोपेनिया यानी कि RBC का नंबर कम क्यों हो सकता है, तो ये कम क्यों हो सकता है, पहला इसका कारण है एनीमिया के कारण से कम हो सकता है, दूसरा जो है ब्लीडिंग के कारण से यानी कि हाई ब्लीडिंग जो है आपका लॉट ऑफ ब्लीडिंग हो गया उसके कारण से हो सकता है। फिर आपका बोन मैरो के फेलुअर के कारण से हो सकता है जिसमें कि आपका रेडिएशन उसका कारण हो सकता है, मेन टॉक्सिन्स या कुछ ट्यूमर्स भी हो सकता है। ठीक है, आपका फिर और क्या है कि डिफिशियंसी ऑफ इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन जो कि किडनी से प्रोड्यूस होता है उसके डिफिशियंसी से भी हो सकता है। RBC का डिस्ट्रक्शन यानी कि हिमोलिसिस अगर हो रहा है, और हिमोलिसिस कब हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो है ब्लड वेसल्स में इंजरी हो गया हो तो हो सकता है हिमोलिसिस हो, उसके कारण से हो सकता है। फिर कैंसर, कैंसर में क्या है कि ल्यूकीमिया या फिर मल्टीपल माइलोमा, ब्लड कैंसर वगैरह के कारण से भी आपका लो नंबर ऑफ RBC हो सकता है, यानी कि RBC का नंबर डिक्रीज कर सकता है। माल न्यूट्रिशन का बात करें तो यानी कि न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के कारण से, जिसमें आपका कॉपर, आयरन और फॉलिक एसिड और विटामिन B6 का डिफिशियंसी मेजर रोल प्ले करेगा, या फिर विटामिन B12 का डिफिशियंसी हो सकता है। फिर प्रेगनेंसी के कारण से भी आपका हो सकता है
फिर जैसे कि कुछ ड्रग्स जैसे कि कीमोथेरेपी और क्लोरोएम्फेनिकॉल और क्विनिडीन के कारण से भी आपका हो सकता है।